हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। लास्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो इंट्रोडक्शनरी पार्ट के लिए फर्स्ट वीडियो देख सकता है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। तो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स में पहला जो हमारे पास आता है वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंट भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसको समझने का आसान तरीका क्या है बेटा? परसेंट वेट बाय वेट। तो ये जो परसेंट है इसको आप इस वाले वेट से लिख लीजिए, है ना। और ये क्या है बेटा? सॉल्यूशन का वेट है। दिस इज सॉल्यूशन वेट। ये सॉल्यूशन का वेट है। ठीक है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100, यानी 100 में से अगर हम काउंट करते हैं दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। तो अगर हमें मास परसेंट निकालना है तो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना चाह रहे हैं, चाहे सॉल्यूट का निकालना चाह रहे हो चाहे सॉल्वेंट का निकालना चाह रहे हो, या हम बोल दें वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब मास ऑफ कंपोनेंट मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल वेट बाय वेट परसेंट निकालना है किसका? सॉल्यूट का। तो आप सिंपली लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। मान लीजिए आपको वेट बाय वेट परसेंट निकालना है सॉल्वेंट का, तो यू कैन से वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, देन दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब यहां से अगर मान लीजिए यूनिट को मैं देखता हूं, वेट बाय वेट परसेंट यूनिट को मैं देखता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सॉल्यूट, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन दोनों को मिलाने के बाद टोटल मास जो है वो मेरा कितना हो गया है? 100 ग्राम हो गया। अब मान लीजिए मैं अगर आपको ये कहूं कि आपके पास में x परसेंट सॉल्यूट है, x परसेंट वेट बाय वेट आपके पास सॉल्यूट है। ठीक है, तो आप सॉल्वेंट का मास कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा? आप सॉल्वेंट के लिए क्या कर सकते हैं? सीधे 100 में से किसको माइनस कर दीजिए? x को माइनस कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि 20% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन है मान लीजिए। ठीक है ना, तो यूरिया सॉल्यूशन मैंने आपको दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन हुआ, मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन हुआ जिसमें 20% यूरिया है। ठीक है, यानी 20 ग्राम यूरिया है। तो अगर मान लीजिए मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन मैंने लिया है, तो मान लीजिए ये एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट आपको सॉल्यूशन को एक्वस ही मानना है। अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन लिखेगा एग्जामिनर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो सॉल्वेंट अल्कोहल लेता है या सॉल्वेंट में कोई भी दूसरा कंपोनेंट यूज करता है, तो वो आपको लिख कर देगा वहां। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आप सीधे कैसे निकाल सकते हैं? 100 में से 20 को सीधे माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? 80 ग्राम। तो ये 80 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल लें, मुझे ये कहा गया कि 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है, ये मेरे पास सॉल्यूशन। अब इसे देखकर हम क्या समझेंगे? 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया को देखकर हम क्या समझेंगे? तो हम ये कहेंगे कि 20 ग्राम ऑफ यूरिया, 20 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 20 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर 80 ग्राम है और यूरिया 20 ग्राम है, मिलकर 100 हो जाएगा। या 20 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मीनिंग आप इससे निकाल सकते हैं। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को देखकर उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। जब तक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का मीनिंग आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप बेटर वे में न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा। अच्छा, इसके बारे में और बात करें मास परसेंटेज के बारे में, तो मास परसेंटेज में इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? मास परसेंटेज एक यूनिट लेस क्वांटिटी,
ठीक है। अब यूनिटलेस आपको देखने से समझ आ रहा होगा कि यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि हमने मास ऑफ कंपोनेंट और मास ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो बनाया। अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होगा, तो ग्राम से ग्राम क्या होगा, कैंसिल। तो इसका मतलब ये क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। इसी के अलावा दूसरी अगर हम बात करें कि इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होने वाला यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मास जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें दो बात अपने को ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट। और तीसरी बात कि इसका मीनिंग क्या है, अगर मान लीजिए मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट कहता है या वेट बाय वेट परसेंट ऑफ कंपोनेंट आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मान लीजिए आपको वेट परसेंट निकालना है सॉल्यूट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए आपको मास परसेंटेज निकालना है सॉल्वेंट का, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल से आप इसको याद रख लीजिए, 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इट मींस 20 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और यू कैन से दैट 20 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। So now we are going to discuss the second unit, that is volume percentage. Now the second unit is volume percentage. आप वॉल्यूम परसेंटेज कह दीजिए या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कह दीजिए, तो इसका मीनिंग भी सेम निकलेगा बेटा। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब मान लीजिए आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है किसका, सॉल्यूट का, तो आप कैसे लिखेंगे बेटा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप इस ml में ले रहे हैं तो आपको दोनों जो वॉल्यूम्स है वो किस में लेने पड़ेंगे, ml में लेने पड़ेंगे, इनटू आप कितना कर दीजिए 100। इसी तरीके से मान लीजिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं किसका, सॉल्यूम का, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का सॉरी, तो आप वॉल्यूम परसेंटेज अगर सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपने ml में ले लिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपने ml में ले लिया है, तो इनटू कितना करेंगे 100 करेंगे। अब हम यहां से डिस्कस करें कि यूनिट कैसी है बेटा, तो ये यूनिट लेस होगा, है ना, क्योंकि ml का ml से रेशियो बना रहे हैं, तो ml क्या होगा, कैंसिल होगा, यूनिट लेस होगा। एंड इट विल चेंज व्हेन चेंजिंग द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होने वाला कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है बेटा वो क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा, राइट। तो वॉल्यूम परसेंटेज आप सिंपली, जैसे हमने मास परसेंट निकाला, वेट बाय वेट परसेंट निकाला, वहां पर हमने मास लिया, जहां हम वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं वहां पर हमें क्या रखना है, वॉल्यूम रखना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपली आप एक फॉर्मूला लर्न कीजिए, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 2 you can say, or you can say 100, right? So this is your volume percentage. Now इसका एक एग्जांपल डिस्कस करें जिससे हमें बेटर आइडिया मिल सके। एक एग्जांपल हमने लिया 10% C2H5OH, है ना, देन दिस इज कॉल्ड इथेनॉल, इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका क्या मीनिंग निकालेंगे बेटा, इसका मीनिंग निकालेंगे हम इथेनॉल 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका क्या मीनिंग निकालेंगे बेटा, इसका मीनिंग हम निकालेंगे कि 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml of solution, or you can say that 10 ml of ethanol present in 90 ml of water, right? So this is your
वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम तीसरा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट डिस्कस करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ द थर्ड कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मीनिंग क्या होगा बेटा, कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solution, mass of solute present in 100 ml of solution। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं बेटा, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, और ये जो यूनिट होगा बेटा, ये यूनिट कैसा होगा, टेम्परेचर सेंसिटिव यूनिट होगा। क्यों, क्योंकि इसका बेस क्या है बेटा, वॉल्यूम है। तो इट विल चेंज व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेट बाय वॉल्यूम जो होगा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, ये भी क्या होगा बेटा, अफेक्ट होगा और ये भी चेंज होगा। ठीक है, सो दिस इज योर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसका एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल वी आर सेइंग कि 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, या यूरिया एक्वस सॉल्यूशन मान लीजिए ले लिया। ठीक है, यूरिया का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, राइट। तो 10% अगर हम वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, किसका, यूरिया का, द मीनिंग इज that 10 gram of urea present in 100 ml of solution। ठीक है, अब बेटा यहां से भी ध्यान क्या देना है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम है। ठीक है, तो आगे वाला 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को। तो आगे वाला अगर देखिए 10 वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, और देखिए नीचे यहां पर परसेंटेज के साथ में क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। परसेंट मीनिंग क्या होता है बेटा, 100 होता है। और यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब यूरिया को मैं किसमें डिसॉल्व कर रहा हूं, वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, राइट। तो ये मीनिंग हो गया मेरा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का। यहां से हमने क्या बना लिया बेटा, ये फॉर्मूला बना लिया वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। और दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो चेंज होगा, किसके साथ चेंज होगा बेटा, जब हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे, यानी इट इज ए टेम्परेचर सेंसिटिव कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, राइट। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, अगर हमें स्ट्रेंथ बताना है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें बताना है तो हम कैसे बताएंगे बेटा, इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट किसमें लेना है हमें, इन ग्राम्स। ठीक है, इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर लिख लीजिए या क्या लिख लीजिए, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन लिख लीजिए। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, राइट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ml होगा मेरा, 1000 ml होगा। ठीक है, अगर बेटा मेरे को इसका यूनिट बनाना है तो देखिए मैं सॉल्यूट को किस में ले रहा हूं, ग्राम में, और वॉल्यूम किस में ले रहा हूं, ml में। तो सिंपली क्या बोल सकता हूं मैं, ग्राम पर ml। सिंपली क्या कह सकता हूं, ग्राम पर ml कह सकता हूं। या फिर क्या कह सकता हूं, अगर मान लीजिए मैं नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले रहा हूं, लीटर में ले रहा हूं। ठीक है ना, तो मैं सिंपली इसको क्या बोल सकता हूं, ग्राम पर लीटर। तो जनरल जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है या जनरल यूनिट जो है किसका, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का, वो किसमें है बेटा, ग्राम पर लीटर में है। ठीक है ना, यानी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
अगर आप यहाँ ग्राम में ले रहे हो और एमएल में ले रहे हैं तो ग्राम पर एमएल लिख दीजिए। अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले रहे हैं, लीटर में लिख रहे हैं, तो ग्राम पर लीटर लिख दीजिए। तो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, आगे हम जब मोलरिटी पढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ का रिलेशन देखेंगे मोलरिटी से, कि मोलरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। ना अब हम डिस्कस करते हैं बेटा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। जब हमारे पास सॉल्यूट बहुत छोटे अमाउंट में हो, बहुत कम अमाउंट में हो, ठीक है ना, यानी ट्रेसेस अमाउंट में हो, ऐसे एग्जांपल अपने को कौन से देखने को मिलते हैं बेटा, स्पेशली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिएगा, पॉल्यूशन। ठीक है, आपको सिंपली एग्जांपल दे सकता है एग्जामिनर की पॉल्यूशन के केस में आप कौन सा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट यूज करेंगे। ठीक है, तो आप वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इनके लिए हम पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन यूनिट यूज करते हैं। अब पार्ट्स पर मिलियन को हम कैसे लिखेंगे बेटा, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट लिखिए, पार्ट ऑफ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट में आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी को भी ले सकते हैं, अपॉन टोटल पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, components of solution into 10 to power 6, right? So this is the formula of ppm। अब ppm जो है, ppm को मान लीजिए कि इन केस आप ppm निकालते हैं वेट बाय वेट, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, weight of solute upon weight of solution into 10 to power 6। मान लीजिए आप पीपीएम निकालते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यू कैन सिंपली से दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6। मान लीजिए थर्ड आप निकालते हैं पीपीएम weight by volume, तो simply you can say weight of solute upon volume of solution into 10 to power 6। तो स्पेशली पीपीएम का हमें ध्यान रखना है बेटा कि पीपीएम जो है वो ट्रेसेस अमाउंट के लिए यूज किया जाता है। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पॉल्यूशन जो है उसके लिए सबसे अच्छा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट रिप्रेजेंट करने का कौन सा है, पीपीएम है। ठीक है, पीपीएम को लिखने का तरीका यह है कि कोई भी इंडिविजुअल जो कंपोनेंट हमें दिया है उसके जितने पार्ट्स हो उसे आप यहाँ ऊपर रिप्रेजेंट किए और विद रेशो बना लीजिए, किसके साथ में, रेशो बना दीजिए टोटल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको दोनों यूज करने हैं इनटू 10 टू पावर 6। सो दिस इज योर पीपीएम। अब पीपीएम को आप वेट बाय वेट भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस में आपको बता रहा हूं, if solution is very dilute, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी डाइल्यूट, कि सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वेरी डाइल्यूट। उसे हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो बहुत डाइल्यूटेड है, राइट। तो इस केस में अगर मान लीजिए मैं पीपीएम निकालता हूं, इस केस में अगर मैं पीपीएम निकालता हूं, यानी मैं लिख सकता हूं सिंपली, अगर मान लीजिए मैं पीपीएम वेट बाय वेट निकालता हूं तो मैं सिंपली लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 टू पावर 6। इसी केस में मान लीजिए अगर मैं क्या निकालता हूं, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालता हूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 टू पावर 6। लेकिन ध्यान क्या रखना है बेटा कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो बहुत छोटा होगा, किससे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जैसे मान लीजिए आपने लिखा मास ऑफ सॉल्यूट या फॉर एग्जांपल आपने लिखा मोल्स ऑफ
सॉल्यूट जो है वो बहुत कम है कंपेरेटिवली किसके, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के, तो वहां पर आप ये भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लीजिए अगर आपने वेट, सॉल्यूट का वेट बहुत कम है या सॉल्यूट का मास मान लीजिए बहुत कम है, अमाउंट बहुत कम है, और उसे आप क्या करते जाएंगे, सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते जाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो मच बेटर ये है कि अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, आपको नजर आ रहा है कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या है, बहुत कम है विद द कंपैरिजन ऑफ सॉल्वेंट, तो आप क्या कर दीजिए, सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर दीजिए, राइट। पर ये आपको स्पेशली कंपटीशन एग्जाम्स में ही क्या करना है, इसको फोकस करना है। अदरवाइज अपना बोर्ड एग्जाम में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वाला सिंपली ध्यान रखिए फॉर्मूला। और सबसे इंपॉर्टेंट कि पॉल्यूशन के केस में, किस केस में बेटा, पॉल्यूशन के केस में हम, या ट्रेसेस अमाउंट के केस में हम कौन सी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट यूज करते हैं बेटा, पीपीएम यूज करते हैं। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या है, रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, एक सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और इन दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है बेटा, सॉल्यूशन। मान लीजिए कि सॉल्यूट के आपके पास स्मॉल एन मोल्स हैं और सॉल्वेंट के आपके पास कैपिटल एन मोल्स हैं, तो अगर मान लीजिए मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखता हूं, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखता हूं, तो सॉल्यूट के इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल्स, है ना, टोटल मोल सॉल्यूशन के कितने हो जाएंगे बेटा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसी तरीके से मैं मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का लिखता हूं, देन इंडिविजुअल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, हाँ याद रखिए कि मोल फ्रैक्शन जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मीनिंग है बेटा आउट ऑफ वन, आउट ऑफ वन। तो किसी सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है, चार कंपोनेंट प्रेजेंट है, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे और उनका ओवरऑल जो सम आएगा वो कितना आएगा, वन ही आएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप करके देख लीजिए, तो अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो ये आंसर जो आएगा आपके पास में, दैट विल बी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और आंसर कितना आएगा बेटा, वन आएगा। तो एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इसका टोटल सम जो होगा वो कितने के बराबर होगा, वन के बराबर। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो आप वन में से क्या कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को माइनस कर दीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो आप वन में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दीजिए। मोल फ्रैक्शन जो है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं है ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, मोल्स है। ठीक है, दूसरा, इट विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। ठीक है, मोल जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है बेटा, पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन चार कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स में से कौन सी यूनिट जो है वो मोल फ्रैक्शन से, सॉरी, कौन सी यूनिट जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती है। तो ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है, वेट बाय वेट टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है, मोलरिटी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और वॉल्यूम बेस्ड जितने भी यूनिट होते हैं, वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम फ्रैक्शन है, वॉल्यूम परसेंटेज है, ये सब जो है, मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी है, ये सब टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं। ठीक है।